जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का बेस पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिनमें उन सारे आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया था जिसमें ये घोषणा या डिक्लेरेशन की गई थी कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री होगी जिसमें इंडिया के सभी नागरिकों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ दे विल बी गिवन इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 8 दिनों के प्रॉपर डिबेट के बाद 22 दिसंबर 1946 को यूनानिमसली एज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि चूंकि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रिंसिक पार्ट है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड कर सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर कन्फर करता है। लेकिन आर्टिकल 368 के थ्रू हम प्रीएम्बल में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। आज के इस सेशन में हम प्रीएम्बल के जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे। सो व्हेन वी रीड थ्रू द प्रीएम्बल, तो इसकी पहली लाइन शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को दर्शाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स का मतलब है फ्रॉम वेयर कॉन्स्टिट्यूशन विल डिराइव इट्स पावर। कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी पावर कहाँ से मिलती है जो कि इसे सुप्रीम बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये क्लियर होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स इंडिया के लोग हैं और इंडिया के लोगों ने अपनी सोवरेन विल, अपनी प्रभुत्व इच्छा को इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक्सप्रेस किया है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया है, लेकिन उसमें जो लोग हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, सो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल। मतलब जनता द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देश का शासन चलाते हैं, लेकिन सारी शक्ति देश में रहने वाले लोगों के हाथों में है। So the ultimate sovereignty rests with the people of India. Now moving forward, keywords like sovereign, secular, socialist, democratic and republic tell about the nature of the constitution. According to the preamble of Indian constitution, India's governance system must ensure these 5 principles, where the first principle is India being a sovereign country. Sovereign country का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न. That means India is not subject to any foreign power either externally or internally. मतलब इंडिया किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और अपने सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और ये सारे डिसीजंस देश की जनता की तरफ से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल डिसीजंस की बात करें तो इंडिया कैन मेक फ्रेंडशिप एंड ट्रीटी विद एनी कंट्री एज पर इट्स विल, बिना किसी दूसरे देश के इंटरफेरेंस के। नाउ द नेक्स्ट कीवर्ड इज सोशलिस्ट। इंडिया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है। वैसे तो पूरी दुनिया में मेनली 2 तरह की आइडियोलॉजी पे किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है। फर्स्ट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड द सेकेंड इज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, जैसे कि चाइना में। ऑन द अदर हैंड, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज यानी कि संसाधन का रेगुलेशन मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ खास इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों ही आइडियोलॉजी से अलग एक बीच का रास्ता अपनाते हुए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में प्रेजेंट सारे रिसोर्सेज उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये ओरिजिनली प्रीएम्बल में इंक्लूडेड नहीं था, बल्कि इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। नाउ द नेक्स्ट कीवर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो प्रीएम्बल में दिए गए इस वर्ड से ये क्लियर होता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। सो इट इज इंडिकेटेड बाय दिस वर्ड कि एक ऐसे स्टेट को एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि सभी रिलीजन, सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा और जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। This word has also been added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment with effect from 3rd January 1977. Now the next keyword is democratic.
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है और उस देश के लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इट मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री उसे कहते हैं जहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है एंड पीपल हैव द पावर to choose their leaders and also remove them. Next keyword written in preamble is republic. Republic का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसका मुखिया वहाँ की जनता के द्वारा इलेक्ट होता है, ना कि हेरिडिटी के बेसिस पे यानी कि वंशानुक्रम के आधार पर। मतलब राजा का बेटा राजा होगा वाला कॉन्सेप्ट ना होकर लोगों की अपनी पसंद, उनकी विल पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना। एक रिपब्लिक कंट्री में जनता देश के लीडर को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो एक रिपब्लिक कंट्री में जनता के हाथों में सारी शक्तियां होती हैं, जहां किसी वंशानुगत परिवार या वंश का शासन नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में रानी के परिवार का शासन होता है, जो हेरिडिटी के बेस पे अपना पद धारण करते हैं और जिनको जनता ने नहीं चुना होता है। इसलिए ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। सो ऑल दीज 5 words that we have just mentioned, they tell about the nature of the constitution, that is the characteristics of India. And now when we see the third section of the preamble, so there are 4 important words are mentioned there, and these words are justice, liberty, equality and fraternity. ये चारों वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को ये 4 चीज़ें प्रॉमिस करता है, जिसमें सबसे पहले बात आती है जस्टिस की। प्रीएम्बल में ये क्लियर किया गया है कि इंडिया के लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे सोशल जस्टिस का मतलब है दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है दैट सिटीजन्स को इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और इसका एम है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना टू अर्न लाइवलीहुड एंड टू गेट इक्वल पे फॉर वर्क। एंड लास्टली पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है दैट एवरी पर्सन विल गेट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सच एज राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, right to form political parties and right to criticize the government. Now the next word is liberty, स्वतंत्रता. So it is made clear in the preamble कि सभी को अपने thoughts को express करने, अपने beliefs, अपने religion को मानने की liberty होगी. And in order to provide these freedoms, Constitution के Article 3 में provisions दिए गए हैं and एक independent judiciary बनाई गई है in order to protect these freedoms. Now the next objective is equality. As freedom has no meaning without equality, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये स्पष्ट किया गया है कि सभी नागरिकों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ इक्वालिटी के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 14 to 18 तक में प्रोविजंस बनाए गए हैं। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज फ्रेटर्निटी, विच मीन्स ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, बंधुत्व या भाईचारा। सो इसका एम है सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ द लैंड in order to make democratic system work in a healthy manner. So these were the main keywords of the preamble that we have just covered, and hope it has been helpful to all of you all. Thank you.